हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो काफ़ी सारी खबरें इस वीडियो में लेकर आ चुका हूँ। कुछ कंट्रोवर्शियल खबरें भी हैं जो कि रविचंद्रन अश्विन की तरफ से आ चुकी हैं। लगता है हमने 9.75 करोड़ का एक सांप ही पाल लिया अपनी टीम में। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर अंबती रायडू के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि वो तो हमेशा ही कुक करते हैं आरसीबी को, और एक बार फिर से उन्होंने कुक कर दिया है, तो उसके बारे में बात करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपसे हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज़ अश्विन वाली खबर मिस मत करिएगा, क्योंकि वो आपसे भी रिलेटेड है, फैन से भी रिलेटेड है, तो प्लीज़ उसको मिस मत करिएगा। और जो मेन टॉपिक इस वीडियो का वो ये है कि भाई सीएसके वर्सेस केकेआर का अगला मैच हमारा होने वाला है। कंपेयर करेंगे दोनों टीम्स को कि कैसी फॉर्म में है दोनों टीम्स। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भाई कौन जीतने वाला है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच हो जाता है हमारे लिए। यहाँ से हमें मोमेंटम थोड़ा अपने तरफ लाना होगा। पिछले मैच में थोड़ा हमें पॉजिटिव्स देखने को मिले थे, तो उसके ऊपर कैपिटलाइज करके हमें जो जीत का जो शंखनाद है वो करना होगा इस मैच से, तभी कुछ हो सकता है इस सीज़न में। वरना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी राह अगर इस मैच में भी हम लोग अच्छा नहीं करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर देते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले, अगर आपको टॉस प्रिडिक्शन, मैच प्रिडिक्शन, इन सब में आपको इंटरेस्ट है, अगर आपको जानना है कि कौन जीतेगा, तो प्लीज़ जाइए। राघव क्रिकेट एनालिस्ट का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ पे जाइए, आप इनसे कांटेक्ट करिए। ये आपको मतलब सब कुछ सही सही बताएंगे, एकदम सटीक जानकारियाँ देंगे। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि भाई मैं खुद इनसे प्रिडिक्शन लेता हूँ, और इनके ऊपर मुझे इतना विश्वास क्यों, क्योंकि भाई इनकी जो टीम है मतलब वो पूरा मतलब एनालाइज करती है पूरे आईपीएल को, सारी टीम्स को एनालाइज करती है कि कैसे क्या मतलब चल रहा है टीम में, कैसे खेल रही है टीम्स। उसके बाद ये मतलब पूरा कंक्लूड करते हैं, उसके बाद ये प्रिडिक्शन करते हैं कि कौन सी टीम जीतने वाली है। तो जाइए, राघव क्रिकेट एनालिस्ट को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। और टेलीग्राम अगर आपको ज्वाइन करना, तो आपको ये स्क्रीन पर जो दिख रहा है चैनल का नाम, वो डालिए, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम भी। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बस आपसे मेरी एक ये विनती है। अगर आप सब्सक्राइब करते तो भाई मज़ा आ जाएगा, मतलब 2 सेकंड आपको लगेंगे और मेरा भी मतलब कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है मेरा, यार मज़ा आ जाएगा अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो भाई चेपॉक में ये मुकाबला होने वाला है केकेआर वर्सेस सीएसके। और पिच की अगर हम लोग बात करें तो भाई टिपिकल चेपॉक की तरह जो बिहेव नहीं कर रही है पिच, लेकिन फिर भी फंस के तो गेंद आ रही है, स्पिन फ्रेंडली तो है ही अभी भी। तो मैं अभी भी कहूँगा, अगर आप टॉस जीतते हैं तो भाई पहले बॉलिंग करने का फैसला करिए। चेस करना यहाँ पे आसान होता है। हालांकि सीएसके के लिए ऐसा सीज़न गुजरा नहीं है कि भाई वो चेस करे और वो मैच जीते, लेकिन अगर टिपिकल कन्वेंशनल अगर तरीका हम लोग देखें यहाँ पे खेलने का, तो यही होता है कि भाई चेस करिए आप। तो मैं किसी भी टीम को यही एडवाइस करना चाहूँगा कि भाई पहले टॉस जीते तो भाई चेस ही करिए यहाँ पे। अब हम लोग बात करते हैं एक एक टीम की। तो सबसे पहले केकेआर की बात करेंगे। तो पिछला मैच वो हार के आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई वो पूरी तरीके से मैच में बाहर थे, क्योंकि भाई 238 रन बनाने के बाद किसी भी टीम के मतलब जो चांसेस वो एकदम ख़त्म ही हो जाते हैं। और लेकिन केकेआर ने काफ़ी अच्छी तरीके से फाइट करी थी, 234 रन बना दिए थे केकेआर ने। और बैटिंग तो उनकी काफ़ी स्ट्रांग दिख रही है, लेकिन कुछ लूप होल्स सभी टीम्स में होते हैं, और केकेआर में भी लूप होल्स हैं। और अगर लूप होल्स ना होते तो भाई ये टॉप पे बैठी होती, लेकिन अभी आप देख सकते हैं 5 में से सिर्फ 2 ही मुकाबले जीते हैं। तो इसका मतलब लूप होल्स तो हैं केकेआर में भी। अब उसको एक एक करके पॉइंट आउट कर लेते हैं पहले हम। तो इनका जो टॉप ऑर्डर है वो मेरे हिसाब से मिस फायर कर रहा है, कभी डिकॉक मारते हैं, कभी नारायण मारते हैं, और मोस्टली तो यही होता है कि भाई दोनों नहीं चलते हैं। तो भाई ये एक इनका कंसर्न बनता जा रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये दोनों ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि चेपॉक में, तो मेरे हिसाब से इनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, स्पिन के खिलाफ ये इतना अच्छा नहीं खेलते। तो भाई ये फ्लॉप रहने वाले हैं मेरे हिसाब से चेपॉक में इस बार भी। और अगर मैं बात करूँ इनका जो लोअर मिडिल ऑर्डर है, जहाँ पर ड्रे रस खेलने आते हैं या फिर रिंकू सिंह खेलने आते हैं, रमनदीप खेलने आते हैं, तो इसमें सिर्फ देखें तो डिसेंट फॉर्म सिर्फ रिंकू सिंह ने ही दिखाया है। बाकी अगर दोनों प्लेयर्स की बात करें तो इतने अच्छे फॉर्म में नहीं दिखाई दिए हैं, जो कि एक और कंसर्न का मतलब विषय बन जाता है केकेआर के लिए। तो इन्हें यहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, और टॉप ऑर्डर में इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। बाकी अगर मिडिल ऑर्डर की हम लोग बात करें तो भाई रहाणे भी फायर कर रहे हैं लगातार, अंकित रघुवंशी भी फायर कर रहे हैं लगातार, वेंकटेश अय्यर ने भी फायर किया है। तो मतलब इनका मिडिल ऑर्डर मेरे हिसाब से काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट है। लेकिन बात वही है कि भाई चेपॉक में ये मैच होने वाला है, और अगर रहाणे का देखें वहाँ पर रिकॉर्ड तो इतना अच्छा है नहीं, तो ये एक हमारे लिए प्लस पॉइंट हो सकता है कि भाई रहाणे यहाँ पे नहीं चलते हैं। और उनका जो रिकॉर्ड हमारे बॉलर्स के खिलाफ वो भी इतना अच्छा नहीं है। लेकिन जो प्लेयर्स वॉच आउट फॉर हैं बैटिंग में, अगर हम लोग देखें तो अंकित रघुवंशी की तरफ आप नज़रें अपनी गड़ाए रखिएगा, क्योंकि वो एक स्पिन के काफ़ी शानदार प्लेयर हैं। और जिसके अंदर क्लास होती है, जिस भी प्लेयर के अंदर क्लास होती है, वो तो स्पिन को अच्छा खेलता ही है, लेकिन वो एक टैलेंट है जिनके ऊपर नज़रें हमें गड़ाए रखनी चाहिए। और रिंकू सिंह के ऊपर भी आप नज़रें अपनी गड़ाए रखिए, क्योंकि वो भी स्पिन को अच्छा खेलते हैं, और हो सकता है कोई इनमें से फायर भी कर जाए, क्योंकि सीएसके ऐसी टीम है
जो कि किसी भी प्लेयर को फॉर्म में ला देती है। मैंने हर वीडियो में ये बताते आ रहा हूँ, नीतीश राणा को फॉर्म में ला दिया, प्रियांश आर्या को फॉर्म में ला दिया। तो भाई भरोसा मत करिए चेन्नई सुपर किंग्स का, कोई भी फॉर्म में आ सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो बैटिंग इनकी डिसेंट है। फिर हम लोग बात कर ले अगर बॉलिंग की, तो बॉलिंग तो इनकी मेरे हिसाब से थोड़ा वीक पॉइंट हो जाता है, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती और वैभव अरोड़ा के अलावा कोई फायर नहीं कर रहा मेरे हिसाब से इनकी बॉलिंग में। स्पेंसर जॉनसन तो बिल्कुल भी मतलब बेकार बॉलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर्षित राणा का भी वो उस तरीके से फॉर्म नहीं है जैसा KKR की मैनेजमेंट चाहती होगी। सुनील नारायण भी विकेट्स नहीं ले पा रहे हैं, थोड़े महंगे भी साबित हो रहे हैं। तो भाई बॉलिंग में तो इनके कंसर्न्स हैं, और हो सकता है इस मैच में जो स्पेंसर जॉनसन है वो ड्रॉप भी हो जाए, कोई नया प्लेयर आ जाए खेलने उनके जगह पे। लेकिन अगर कोई चेंज होता तो मेरे हिसाब से यही एक चेंज होने वाला है। और इसी के मतलब सेगवे से हम लोग बढ़ लेते हैं प्लेइंग 11 की तरफ। तो प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से सेम ही रहने वाली है। अगर एक कोई चेंज हो सकता है तो जैसे कि मैंने बताया अभी कि स्पेंसर जॉनसन बाहर जा सकते हैं और कोई एक नया गेंदबाज जा सकता है। वैसे तो अगर देखें कोई चेंज मेरे हिसाब से दिखाई नहीं दे रहा है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में। तो चेन्नई सुपर किंग्स की मैंने पूरा मतलब तहकीकात तो पहले पिछले वीडियो में कर ही दिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, लेकिन फिर से इसमें मैं मतलब ऊपर ऊपर से बता देता हूँ आपको। तो डिसेंट था मेरे हिसाब से पिछला मैच, हमने काफ़ी सारे पॉजिटिव इस मैच में देखे थे। फिर वो चाहे बैटिंग का इंटेंट हो, धोनी का ऊपर आना हो, सभी प्लेयर्स को स्टार्ट मिलना हो, सचिन, रविंद्र, डेवन कॉनवे सभी को स्टार्ट मिला था। तो मतलब ये एक काफ़ी शानदार साइन है CSK के बैटिंग के लिए। लेकिन फिर वही है, बैटिंग में एक लूप होल है जो है ऋतुराज गायकवाड़, उनको फॉर्म में आना होगा तभी कुछ मेरे हिसाब से चेन्नई सुपर किंग्स कर सकती है। अगर वो फॉर्म में आते तो मेरे हिसाब से ये एक अनस्टॉपेबल एक बैटिंग यूनिट के तौर पर निखर के आ सकती है CSK। लेकिन उनका फॉर्म में आना काफ़ी क्रूशल है मुझे लगता है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। फिर अगर हम लोग बात करें इनका जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो भी मेरे हिसाब से डिसेंट था। बस कुछ दो प्लेयर्स को अगर हम लोग साइड लाइन कर दें जिसमें कि मुकेश चौधरी और रविचंद्रन अश्विन है, तो मेरे हिसाब से एक शानदार बॉलिंग यूनिट मेरे हिसाब से चेन्नई सुपर किंग्स की है। अब आप लोग कहेंगे कि भाई मनीषा पथराना की बात क्यों नहीं करें, तो भाई वो सारे मैचेस में अच्छा परफॉर्म करते हैं, सिर्फ एक मैच उनका बेकार गया है और वो डेफिनेटली इस मैच में कमबैक भी करेंगे, आप देखते रहिए बस। और अगर हम लोग देखें पूरा जो इनका बॉलिंग लाइनअप है तो भाई मेरे हिसाब से डिसेंट है। बस अश्विन और मुकेश चौधरी को थोड़ा साइड लाइन करना होगा तभी कुछ मेरे हिसाब से ये अचीव कर सकते हैं। फिर जो हम लोग देख लेते हैं भाई लूप होल्स क्या है चेन्नई सुपर किंग्स में, तो भाई इनका जो कैप्टेंसी है मेरे हिसाब से वही एक सबसे बड़ा लूप होल है। ऋतुराज गायकवाड़ खुद बैटिंग में भी एक लूप होल है, लेकिन कैप्टेंसी की हम लोग पहले बात कर लेते हैं। तो भाई इतने सारे बॉलर्स की पहले हमें ज़रूरत नहीं है, अश्विन को ड्रॉप करिए, एक प्रॉपर बैटर लेके आइए। और अगर आपको एग्जाम्पल लेना तो भाई MS धोनी से ही ले सकते हैं। जब शादाब जकाती और सुरेश रैना को वो एज अ 5th 6th बॉलर यूज़ करते थे तो भाई वो कितनी एग्रेसिव कैप्टेंसी थी। और वहीं अगर ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें तो ये एकदम डिफेंसिव कैप्टन मेरे हिसाब से हैं। इतने सारे बॉलिंग ऑप्शन से लेके जाते हैं कि भाई इनके पास ऑप्शंस रहे कि ये मार खा जाए तो इसको दे दें, ये मार खा जाए तो इसको दे दें, जो कि काम नहीं आ रहा है। सारे बॉलर्स का यूटिलाइजेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, कितने सारे बॉलर्स तो मतलब 2-2 ओवर से डाल के चले जा रहे हैं। तो भाई ये एक जो प्रॉब्लम वो सॉल्व करनी होगी CSK को, एक बॉलर को ड्रॉप करना होगा, जिसमें अश्विन मेरे हिसाब से एक सबसे शानदार ऑप्शन हो सकते हैं। उनकी जगह पे एक बैट्समैन लेके आइए, मुकेश चौधरी की जगह पे अंशुल कंबोज। मैं हर बार कहता हूँ, इस बार भी कहूँगा, ये फ्रेंडशिप कोटा इन्हें ख़त्म करना चाहिए तभी कुछ होने वाला है। और मान लीजिए अश्विन और जडेजा खेलते भी हैं तो भाई इन दोनों को भाई एग्रेसिव बॉलिंग करनी होगी, ना कि ये डिफेंसिव जो रूट निकालते हुए आ रहे हैं कि भाई बाहर डाल के बच जाए या फिर पैरों पर डाल के बच जाए। तो भाई आजकल के बैट्समैन इतने एडवांस हो चुके हैं कि भाई वो कैसा भी शॉट निकाल देंगे, कहीं भी आप बॉल डालिए। तो भाई आपको हमेशा विकेट के बारे में सोचना चाहिए तभी कुछ होने वाला है T20 के गेम में, वरना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप डिफेंसिव बॉलिंग करते रहेंगे तो भाई बैट्समैन उसका तोड़ कहीं ना कहीं से निकाल ही लेगा। तो मतलब ये सारी चीज़ें अगर परफेक्ट करेंगे CSK वाले तो मेरे हिसाब से काफ़ी शानदार इस मैच में खेलने वाले हैं। और फाइनली हम लोग बात कर लेते हैं भाई कौन सी टीम बेटर है। तो बेटर की अगर हम लोग बात करें, फॉर्म की अगर इसमें बात करें तो KKR है, लेकिन मेरे हिसाब से इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स जीतने वाली है, ये मेरी आप बात मान के चलिए। और नहीं जीती तो भाई आके आप मुझसे मिलिएगा, मैं आपके सामने माफ़ी मांगूंगा, लाइव पे माफ़ी मांगूंगा। लेकिन मेरे हिसाब से इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स जीतने वाली है और टॉस जीत कर पहले बैटिंग नहीं करनी चाहिए, पहले बॉलिंग करनी चाहिए। मेरा यही प्रेडिक्शन है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ लेते हैं जो रविचंद्रन अश्विन की न्यूज़ है और अंबती रायडू की न्यूज़ है। तो अश्विन की अगर हम लोग बात करें तो भाई वो मतलब इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हो रहा है इस समय, आपको पता ही होगा, टीम भी क्रिटिसाइज़ हो रही है, लेकिन वो यूट्यूब चैनल पे आए अपने, जो कि उनका मेन एक जॉब हो चुका है इस समय। तो मतलब क्या ही बताया जाए, मतलब IPL उनके लिए सेकेंडरी है, यूट्यूब पे वीडियो बनाना उनके लिए प्राइमरी हो चुका है अब। तो यूट्यूब पे आए अपने और भाई मतलब CSK फैन बेस को बैश करने लगे, उनको
आरसीबी से कंपेयर करने लगे और ऐसा बताने लगे कि भाई आरसीबी का फैन बेस कितना लॉयल है, हमारा फैन बेस लॉयल नहीं है, हम लोग सिर्फ 4 ही मैच तो हारे हैं, हमें टीम को सपोर्ट करना चाहिए, 5 बार की चैंपियन है चेन्नई सुपर किंग्स, ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब सारी जो इमोशनल चीज़ें वो उसमें डालने लगे ताकि हम लोग इमोशनली इनको सपोर्ट करने लगे। तो भाई कितनी पथेटिक ये स्टेटमेंट है, आप देख सकते हैं। मतलब हमें आरसीबी फैन बेस से कंपेयर करें, वो फैन बेस जिसको मतलब दिनेश कार्तिक ने खुद क्रिटिसाइज़ किया कि भाई वो अच्छा नहीं करते थे आरसीबी के लिए, तो ना कि सिर्फ उन्हें, उनकी फैमिली को भी, और मतलब जो भी पॉसिबल है उनके लाइफ में सबको वो गालियाँ देते थे, थ्रेट्स देते थे। और शुभमन गिल का तो आपको याद ही होगा, जब 2023 में उन्होंने नॉकआउट किया था आरसीबी को, उसके बाद उनके बहन को, उनकी फैमिली को कौन कौन से थ्रेट्स मिले थे उसका मैं नाम भी नहीं लेना चाहूँगा इस वीडियो में। और अभी संदीप शर्मा ने रिसेंटली जो वीडियो में कहा कि भाई प्लीज़ आरसीबी फैंस मुझे गाली मत दीजिएगा अगर मैं विराट कोहली का विकेट ले लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं उनकी क्या मतलब सोच है आरसीबी फैंस की, और उससे हमें कंपेयर करें, और सिर्फ कंपेयर ही नहीं कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वो हमसे बेटर भी है। और वहीं पे मैनेजमेंट को भी निशाना साधते हुए इन्होंने बताया कि भाई उनका मैनेजमेंट भी बेटर है। तो भाई देख सकते हैं, मुझे लगता है 9.75 करोड़ में हमने एक सांप को पाल लिया है इस बार, और इसे हमें झेलना होगा 2027 तक। तो भाई मतलब मूड ख़राब हो रहा है। आपका क्या सोचना है इस बारे में ज़रूर बताइएगा। मेरे हिसाब से तो काफ़ी पैथेटिक ये स्टेटमेंट अश्विन ने दे दी है, इन्हें नहीं देनी चाहिए थी, ये अपने अंदर ही रखना चाहिए था। अब हमें झेलना होगा, देखते हैं क्या होता है। इससे बस ये है कि भाई ड्रेसिंग रूम में कोई गलत असर ना पड़े, इसका जो चल रहा है उसी तरीके से चलता रहे, हेल्दी एनवायरनमेंट रहे, बस मैं इतना चाहता हूँ। तो चलिए इस न्यूज़ से हम लोग बढ़ते हैं, बैड न्यूज़ से बढ़ते हैं अंबती रायडू की तरफ, जो कि एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि वो आरसीबी को कुक करने के लिए जाने जाते हैं, और इस बार भी उन्होंने कुक कर दिया है। तो पहले तो ये थाला के ऊपर अपना जो प्यार बरसाया उन्होंने, फिर उसके बाद कहा कि भाई आप मुझे कोई भी रुपया पैसा या फिर कुछ भी आप मुझे ऑफर करते हैं, मैं अब प्यार नहीं करने वाला किसी के लिए, आप वो पैसा किसी चैरिटी में डाल सकते हैं जो कि एक अच्छे कॉज के लिए काम आ सकता है। तो मतलब अंबती रायडू कोई मौका नहीं छोड़ते हैं आरसीबी को कुक करने के लिए, और इस बार भी कुक कर दिया काफ़ी अच्छे तरीके से मसाला लगा के, मज़ा आ गया ये देखकर। तो ये एक बुरी खबर है, एक अच्छी खबर है, अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आपका मूड कैसा है। मेरा तो मिक्स्ड इमोशंस है इस समय। तो चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पे, और अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जो कि मेरी एक आपसे विनती है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।